सीरिया के रास्ते मिडिल ईस्ट एक और तबाही की ओर बढ़ रहा है। बुरा सपना धीरे धीरे सच होता दिखने लगा। इसराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क और सीमावर्ती इलाकों में ताजा हवाई हमले किए हैं। इन हमलों के जवाब में अब तुर्की ने भी एक मजबूत कूटनीतिक स्टैंड लिया। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने इसराइल की कार्रवाई को एक तरफा और स्थिरता फैलाने वाला कदम बताया। उन्होंने सार्वजनिक बयान देते हुए कहा कि सीरिया की संप्रभुता का उल्लंघन किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। साथ ही उन्होंने सभी पक्षों से अपील की है कि हालात को और बिगाड़ने की बजाय तुरंत तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में काम करें। सूत्रों के मुताबिक तुर्की ने इसराइल को गुप्त चेतावनी भी भेजी है। यह संदेश तुर्की की खुफिया एजेंसी MIT के माध्यम से पहुंचाया गया, जिसमें इसराइल को साफ तौर पर बताया गया कि अगर हमले इसी तरह से जारी रहे तो तुर्की मूक दर्शक नहीं बना रहेगा। अब सवाल है कि क्या तुर्की इसराइल के खिलाफ युद्ध लड़ेगा, जैसे ईरान ने आंखों में आंखें डालकर बात की थी और फिर बाद में युद्ध किया। जानकार मानते हैं कि तुर्की तेल सप्लाई दुनिया की आंखों में धूल झोंक कर करता है। गाजा के लिए भी उसने सामने खूब धमकियां दी, लेकिन पीछे से तेल की सप्लाई कर गाजा के मुस्लिमों की दुनिया में आग लगाता रहा। यानी इसराइल को तेल गुप्त तौर पर लगातार तुर्की के सहारे मिलता रहा है। अमेरिका का दोस्त और नाटो का मेंबर तुर्की इसराइल के खिलाफ बेहद कम चांसेस में ही युद्ध करेगा, ऐसा मिडिल ईस्ट के जानकारों का मानना है। मध्य पूर्व में इसराइल अमेरिका को कथित शिकस्त के बाद खामेनेई मुस्लिम दुनिया के सर्वमान्य नेता बन चुके हैं, लेकिन इस तरह के परसेप्शन से अगर किसी को सबसे ज्यादा धक्का लगा है तो वो हैं तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दोगान। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. जी हाँ, वो अर्दोगान जो खुद को मुसलमानों के बीच खलीफा की तरह प्रमोट करते हैं। तुर्की जो एक ताकतवर नेटो मुल्क है, जिसकी फौज बेहद प्रोफेशनल है, जिसकी अरब और यूरोप दोनों जगह धाक है, जो खुद को ऑटोमैन एम्पायर की लेगेसी से जोड़ते हैं, उसे एक 86 साल के बुजुर्ग लीडर ने पीछे कर दिया, बहुत पीछे। शायद यही वजह है कि तुर्की अब इसराइल के सामने दिखावे वाली युद्ध छेड़कर या यूं कहें कि प्रतीकात्मक युद्ध के जरिए कद में इजाफा करने की सोच रहा है। हालांकि तुर्की के लिए यह मुश्किल से कम नहीं। तुर्की पाकिस्तान को तो यह कहकर सपोर्ट करता है कि वो उसका मुस्लिम मुल्क दोस्त है, लेकिन गाजा में हो रही कत्लेआम पर वो चुप हो जाता है। गौरतलब है कि तुर्की और सीरिया के बीच हाल के वर्षों में तनाव कम करने की कोशिशें चल रही थीं, लेकिन अब जब इसराइल ने दोबारा दमिश्क जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में बमबारी की तो तुर्की ने अपनी क्षेत्रीय भूमिका को स्पष्ट और आक्रामक अंदाज में दुनिया के सामने रखा। इन हमलों में सीरियाई रक्षा मंत्रालय और कुछ सैन्य इमारतों को निशाना बनाया गया। हालांकि इसराइल ने दावा किया है कि वह यह हमले सीरिया में मौजूद ईरानी सैन्य ठिकानों पर कर रहा है, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि अब हर मिसाइल बम सीरिया के राजनीतिक स्थायित्व को और ज्यादा कमजोर बना रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सीरिया में पहले से ही चल रहे भीतरी संघर्ष, जैसे ड्रुज समुदाय की झड़पें और अब तुर्की की प्रतिक्रिया मिडिल ईस्ट को एक नए सामरिक मोड़ की ओर ले जा रहे हैं। एक और इसराइल है जो अपनी सुरक्षा हितों की बात कर रहा, तो दूसरी ओर तुर्की है जो क्षेत्रीय संप्रभुता और कूटनीतिक संतुलन की बात कर रहा है। तुर्की की इस चेतावनी को सिर्फ बयान न समझे, यह संकेत है कि अब इसराइल की हर सैन्य कार्रवाई पर क्षेत्रीय प्रतिक्रियाएं तेज हो सकती हैं। हालांकि तुर्की युद्ध लड़ेगा या नहीं, ये गंभीर सवाल है। बड़ी खबर आ रही है सीरिया से, जहां इसराइल को जुलानी ने जंग की धमकी दे डाली है, लेकिन इसराइल विध्वंस के पीछे हटने को राजी नहीं है। क्या जुलानी का जिहाद सिर्फ मुस्लिम सत्ता विरोध तक सीमित था और अब जब हमला विदेश से हो रहा है तो उनकी चुप्पी क्यों? कुछ ऐसे ही सवाल सीरिया से खड़े हो रहे हैं। रक्षा मंत्रालय से लेकर राष्ट्रपति भवन के आसपास भीषण हवाई हमले किए गए हैं, यानी मिडिल ईस्ट में एक बार फिर हालात विस्फोटक होते जा रहे हैं। इजरायली फाइटर जेट्स ने दमिश्क स्थित रक्षा मंत्रालय, सैन्य ठिकानों और अन्य अहम केंद्रों को निशाना बनाया है। यह हमला ऐसे वक्त हुआ जब दक्षिण सीरिया के सुएदा इलाके में शिया सुन्नी की जंग छिड़ गई थी। ड्रुज समुदाय के बचाव के लिए इसराइल ने इन हमलों को जिम्मेदार ठहराया है। इसी घटनाक्रम के बीच सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति मोहम्मद अल जुलानी ने
देश के नाम एक संबोधन जारी किया। जुलानी ने साफ शब्दों में कहा है कि वे उन लोगों में से नहीं है जो जंग से डरते हैं। उन्होंने इस हमले को सीरिया की संप्रभुता पर सीधा हमला करार दिया और चेतावनी दे डाली कि अगर जरूरत पड़ी तो उनकी सरकार पीछे नहीं हटेगी। सवाल है कि क्या सिर्फ चेतावनी से काम चलेगा? अगर संप्रभुता पर हमला है तो सीरिया बदला क्यों नहीं ले रहा, और सीरियाई सेना क्यों आखिरकार उस क्षेत्र से हट रही है जहां पर इस्राएली फोर्सेस बमबारी कर रही हैं? जुलानी ने कहा है, हम अपना जीवन चुनौतियों का सामना करने और लोगों की हिफाजत करने में बिताया है। हम विनाश नहीं विकास चाहते हैं, लेकिन अगर हमारी संप्रभुता को ललकारा गया तो हम भी जवाब देंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सीरिया में ड्रुज समुदाय को किसी बाहरी ताकत के हवाले नहीं किया जाएगा। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. सवाल है कि जिस मोहम्मद जुलानी की अगुवाई में एसटीएस के लड़ाकों ने जिहाद के नाम पर और हथियारों के बल पर असद सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंका था, उनकी आवाज इस्राएल के सामने नहीं निकल रही है। जिन ट्रंप के सहारे वे सीरिया को नई दिशा की ओर ले जाना चाह रहे थे, वही ट्रंप इन हमलों पर अब कुछ नहीं बोल रहे। इस्राएल ने दावा किया है कि वह सीरिया में ड्रुज समुदाय की रक्षा के लिए कार्रवाई कर रहा है, लेकिन सीरिया का कहना है कि इस्राएल इस संघर्ष का फायदा उठाकर उसकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। जुलानी ने इस्राएल पर आरोप लगाया कि वह सीरिया को भीतर से तोड़ना चाहता है, लेकिन उनका देश हर मोर्चे पर डटा रहेगा। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक सुएदा में हुई झड़पों में अब तक 169 लोगों की मौत हो गई है। गोलीबारी की चपेट में आए इलाकों में अब भी तनाव बना है। ऐसे में इस्राएली हमले आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। जुलानी ने ड्रुज समुदाय को विशेष तौर पर भरोसा दिलाया है कि उनकी सरकार उनकी रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ड्रुज लोग इस देश के साझेदार हैं और किसी भी साजिश का शिकार नहीं बनने दिया जाएगा। हालांकि मोहम्मद जुलानी ने इस्राएल के खिलाफ अभी तक कोई मिलिट्री एक्शन तक नहीं लिया। जुलानी सीरिया में राष्ट्रपति के तख्त पर बंदूक के जरिए बैठे हैं। सवाल है कि इस्राएल सीरिया के अंदर उनके मंत्रालय पर हमला कर रहा है और जुलानी सरकार की तरफ से कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की जा रही। जुलानी ने इस्राएल के खिलाफ कड़े शब्दों का इस्तेमाल तक नहीं किया है और सीधे तौर पर कोई नाम भी नहीं लिया। सीरिया में एक और भीतरी संघर्ष, दूसरी ओर इस्राएली हमले और बीच में फंसे आम नागरिक। ऐसे हालात में जुलानी की भूमिका सिर्फ एक अंतरिम राष्ट्रपति की नहीं, बल्कि पूरे मुल्क के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले नेता की बनती जा रही है। अब देखना यह है कि यह जंग सियासी मोर्चे पर लड़ी जाएगी या फिर सीमा पार से आती मिसाइलें इसे और खून खराबे की ओर ले जाएंगी। इजराइल इस समय ईरान, सीरिया और फिलिस्तीन जैसे इस्लामिक देशों के साथ जंग लड़ रहा है, जिसकी वजह से नेतन्याहू को अपने ही देश के अंदर विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। यहां तक कि इस्लामिक देशों के साथ जंग लड़ने के चलते ही इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार को एक बड़ा झटका भी लगा है। खबर यह है कि उनकी गठबंधन सहयोगी अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स शाक्स पार्टी ने कैबिनेट से इस्तीफा देने की घोषणा की है। कभी भी आप अगर देख लें दुनिया में एक इतनी मुल्क की एक्सेप्टिबिलिटी नहीं जितनी आज पाकिस्तान की है। पाकिस्तान का एक पॉजिटिव रोल दुनिया आज एक्नॉलेज कर रही है। आज हमें कोई डूबोर नहीं कह रहा। हमारा तुर्की से अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे ईरान से अच्छे ताल्लुकात हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, यूएई से हैं। हमें कोई किसी किस्म का प्रेशर नहीं था कि जी हम कि इसराइल को हम रिकग्नाइज़ करें। पाकिस्तान का तो मौक़िफ़ है, कायदे आज़म की 1948 में स्टेटमेंट दी हुई थी कि जब तक कि फ़लस्तीनियों को उनका हक नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, हम उनको तस्लीम नहीं कर सकते, और उसी पे पाकिस्तान खड़ा है।